और बड़ी खबर यह है कि एलएसी विवाद पर अमेरिका की ओर से खुफिया रिपोर्ट आई है, जिसमें दावा किया गया है कि एलएसी पर भारत चीन के बीच सैन्य विवाद बढ़ सकता है। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा एलएसी पर छोटी छोटी झड़प गंभीर रूप ले सकती है। भारत और चीन के बीच बड़ा युद्ध होने की आशंका है। सुपर पावर अमेरिका की बादशाहत खतरे में है। अमेरिका की ही खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट सरकार को इसको लेकर चेताया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की चेतावनी में कहा गया है कि चीन, ईरान और रूस मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में भारत और चीन के बीच युद्ध की आशंका भी जताई गई है। अमेरिका की सालाना खतरा मूल्यांकन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर सैन्य विवाद बढ़ सकता है। 2020 में गलवान में हुई झड़प के बीच दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटी हैं। दोनों तरफ से सैन्य तैनाती भी बढ़ाई गई है। अमेरिका खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक एलएसी पर जारी छोटी छोटी झड़प अचानक युद्ध में बदलने की आशंका बनी हुई है। रिपोर्ट में ईरान और उसके सहयोगी मलेशिया के जोखिम की ओर भी इशारा किया गया है, जो 7 अक्टूबर के हमलों के बाद से काफी ज्यादा बढ़ गया है। 7 अक्टूबर को गाजा में हमास के आतंकवादियों ने हमला किया था। इसके साथ रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए ये भी कहा गया है कि दुनिया नाजुक दौर से गुजर रही है। खुफिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि रूस बाल्टिक देशों पर हमले की योजना बना रहा है। और चीन की बढ़ती दादागिरी के बीच भारत और ब्रिटेन की दोस्ती भी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश पीएम के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और ब्रिटेन के बीच जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संभव है, तो दोनों देशों के बीच तेजी से रणनीतिक साझेदारी भी बढ़ रही है। कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इसकी जानकारी पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर भी शेयर की। उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने द्विपक्षीय व्यापक रणनीति साझेदारी को और मजबूत करने और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने पर प्रतिबद्धता जताई है। तो दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे को होली की बधाई भी दी। और सीए को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा, स्मृति ईरानी ने क्या जवाब दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले सीएए का मुद्दा गर्माता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे को ज्यादा तूल दिया जा रहा है। टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं बीजेपी ने टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। सीएए के मुद्दे पर आज सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी रोड शो करने वाली थी, लेकिन वो रद्द हो गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि एनआरसी से जुड़ा एक और कानून लाया जाएगा और लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। एनआरसी साथे कनेक्टेड मने राखबेन, আপনাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। এই দরখাস্ত করবার আগে বারবার ভাববেন, একবার নয় হাজার বার। আমরা মানছি না, আমরা মানব না। वर्धमान में सीएए के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी जानबूझकर वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ लोगों को भड़का रही हैं। निश्चित रूप से ममता बंदोपाध्याय जानबूझकर वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ समुदायों को भड़काएगी। और सीए लागू होने के बाद भारत में रह रहे शरणार्थियों के बीच खुशी की लहर है। वहीं विपक्षी दल सरकार को घेरने में कैसे जुटे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। सीएए को लेकर भले ही विपक्षी दल विरोध कर रहे हों, इसे नागरिकता छीनने वाले कानून बता रहे हों, लेकिन इसे लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थी खुश हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएए का विरोध कर रहे विपक्षी दलों पर निशाना साधा। भारत ने बड़ा हृदय करके उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया है। इससे नागरिकता मिलेगी, छीनी नहीं जाएगी। और मुझे लगता है विपक्षी दल नहीं चाहते कि उत्पीड़न जिनका हो रहा है ऐसे माइनॉरिटीज का उन देशों वालों को भारत नागरिकता दे। सीएए लागू होने की खबर से लोग अभी से ही होली मना रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। हम केंद्र सरकार के, मोदी जी के इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारी माताएं बहनें जो वहाँ से इतने कष्ट और इतना उत्पीड़न बर्दाश्त कर कर यहाँ आई, उन्हें यहाँ पर एक नागरिक होने का अधिकार मिलेगा और यहाँ पर उनके नाम से भी 2 गज भूमि होगी, जिसका शायद उन्होंने कभी सपना देखा होगा, उनका वो सपना साकार होगा। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों का कहना है कि वहाँ बहुत जुल्म होता था, वहाँ औरतों को फ्रीडम नहीं है। आज भी वहाँ वैसा ही माहौल है। वहाँ छोटी बच्चियाँ नहीं निकल सकती तो बड़ी बच्चा तो बहुत दूर की बात है। ना वहाँ कुछ पढ़ाई के लिए कुछ है, ना वहाँ औरतें तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वहाँ बाहर फ्रीडम है ही नहीं वहाँ लड़कियों को।
CAA लागू होने की खबर के बाद पाकिस्तान से कई लोग भारत आना चाहते हैं। कुछ लोगों ने अपना दस्तावेज भी भेजा है। और ज्ञानवापी के बाद अब मध्य प्रदेश में धार भोजशाला का मुद्दा गर्माता जा रहा है। कोर्ट द्वारा सर्वे कराने के आदेश के बाद मामले ने कैसे तूल पकड़ लिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले एक और मुद्दा सुलगता जा रहा है। काशी मथुरा के बाद अब मध्य प्रदेश में धार का भोजशाला चर्चा में है। जब से मध्य प्रदेश की इंदौर बेंच ने ज्ञानवापी की तर्ज पर धार भोजशाला का सर्वे कराने के आदेश दिए हैं, तब से ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। भोजशाला में सरस्वती मूर्ति और जो पुरातत्व विभाग वाले यहाँ से जो मूर्तियाँ लेके संग्रहालय में जब फ्लोरिंग चेंज हुई थी, फ्लोरिंग की ड्रेसिंग वगैरह, उस मूर्तियों को वापस यहाँ स्थापित करें। आप बताइए, राजा भोज के जमाने से ये मंदिर बना हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भोजशाला में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ मंगलवार को हिंदू पूजा करते हैं और मुस्लिम शुक्रवार को इस भोजशाला के दूसरे हिस्से में नमाज पढ़ते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब यहाँ भी सर्वे किया जाएगा। हमारी भोजशाला आजाद हो जाए और हमें पूजा अर्चना प्रतिदिन मिले। माता का मंदिर है, साक्षात है, एक एक खंबा, एक एक मूर्तियां कह रही है, चिक चिक के कह रही है कि यह हमारी है। भोजशाला को हिंदू पक्ष के लोग मां सरस्वती का मंदिर बताते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष के मुताबिक ये कमाल मौलाना मस्जिद है। और अब बात पोखरण में भारतीय सेना के स्वदेशी पराक्रम की, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर वाली भारत शक्ति की, क्योंकि पोखरण में कैसे तीनों सेनाओं ने अपना दम दिखाया। तोप, टैंक, लड़ाकू विमानों की गर्जना से गूंज उठा पोखरण, इस रिपोर्ट में देखिए। पोखरण में भारत के शौर्य और पराक्रम को देखकर दुश्मन के पसीने छूट रहे होंगे। भारत के स्वदेशी पराक्रम को देखकर सीमा पार बैठे पाकिस्तान और चीन के होश उड़ गए हैं। पोखरण की इस धरती से चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया कि भारत और बदल गया है। उसके शौर्य और शक्ति को कम आंकने की भूल न करें। एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण तोपों, टैंकों, लड़ाकू विमानों की गर्जना से गूंज उठा। जमीन आसमान से भारत के शूरवीरों ने अपना शौर्य दिखाया तो दुनिया दंग रह गई। पोखरण में तीनों सेनाओं के स्वदेशी हथियारों की ताकत का प्रदर्शन किया गया। पीएम मोदी की मौजूदगी में स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 और ध्रुव हेलीकॉप्टर ने अपनी ताकत दिखाई तो पलक झपकते ही दुश्मन के टैंक तबाह हो गए। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। कैसे युद्ध अभ्यास के दौरान एयरक्राफ्ट ने लेजर गाइडेड बमों से स्ट्राइक करते हुए दुश्मन के फ्यूड टैंक को कमांड कंट्रोल सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया। मोदी ने कहा कि पोखरण स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण का साक्षी बन रहा है। भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। देखिए पूरी खबर। जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर 5 साल तक प्रतिबंध लगाया गया है। गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के घटक JKNF को तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। JKNF देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। इस एक्शन पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश से आतंकियों को उखाड़ फेंकेगी। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पहली प्राथमिकता है। और गैंगस्टर काला जठेड़ी की शादी हुई, लेकिन अपनी दुल्हनिया के साथ वो गृह प्रवेश नहीं कर पाएगा। कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए सोनीपत पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद कोर्ट ने भी फैसला बदल दिया। न गोली चली न बंदूक, 6 घंटे में हुई गैंगस्टर और लेडी डॉन की शादी। पुलिस की तैनाती में गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने दिल्ली में 7 फेरे लिए। कड़ी सुरक्षा के बीच काला जठेड़ी की शादी की रस्में पूरी की गई। 6 घंटे की पैरोल पर पहुंचा जठेड़ी के परिवार, रिश्तेदार समेत करीब 200 खास मेहमान शामिल हुए। काला जठेड़ी और लेडी डॉन की शादी तो हो गई, मगर मुश्किलें कम नहीं हुई है। गैंगस्टर जठेड़ी को कोर्ट से झटका लगा है। गैंगस्टर जठेड़ी और लेडी डॉन शादी के बाद अब 13 मार्च को
को गृह प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ने अपना पैरोल देने का आदेश बदल दिया है। इस मामले पर कोर्ट में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। दरअसल आज काला जठेड़ी को अदालत ने गृह प्रवेश के लिए 2 घंटे की पैरोल दी थी, लेकिन सोनीपत पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर हाथ खड़े किए। पुलिस के हाथ खड़े करने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश बदल दिया। कोर्ट के फैसले के बाद गैंगस्टर शादी के बाद फिर से जेल में है। फिलहाल लेडी डॉन को बिना काला जठेड़ी के ही गृह प्रवेश करना पड़ेगा। और हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज विधानसभा सत्र बुलाया है, जिसमें सैनी सरकार विश्वास मत साबित करेगी। और सैनी ने कहा कि नई सरकार मनोहर लाल की सेवा भाव को देखते हुए ही आगे काम बढ़ाएगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की जगह नए मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी ने शपथ लेने के बाद अपने कैबिनेट की पहली बैठक की। इस बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूर्व सीएम मनोहर लाल ने पिछले 9.5 साल से जो निस्वार्थ जन सेवा के लिए काम किया है, उसको लेकर हम सभी ने उन्हें धन्यवाद कहा है। आदरणीय मनोहर लाल जी के उस भाव को आगे बढ़ाते हुए मजबूती से हर व्यक्ति तक सरकार पहुंचे और जिस भाव से मनोहर लाल जी ने कार्य किया है, उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी ये सरकार पूरा उतरेगी, उसको लेकर के काम करेंगे। हरियाणा विधानसभा की मौजूदा तस्वीर के मुताबिक नई सरकार को बहुमत साबित करने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। हरियाणा की कुल 90 सीटों में से बीजेपी के पास 41, सरकार को समर्थन करने वाले निर्दलीय 6 और HLP के 1 विधायक हैं। बहुमत के लिए 46 चाहिए। बीजेपी के पास 48 की संख्या है। इससे पहले कल शाम नई सरकार में नायब सिंह सैनी के साथ खट्टर सरकार में भी मंत्री रहे 5 विधायकों ने फिर से मंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद नायब सिंह सैनी ने खट्टर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद कार्यभार संभालते वक्त भी मनोहर लाल ने सीएम सैनी का मुंह मीठा कराया। हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनी बीजेपी की नई सरकार के शपथ समारोह में अनिल विज शामिल नहीं हो पाए। विज के शपथ समारोह में शामिल नहीं होने पर मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में पूरी खबर। ईश्वर की शपथ लेता हूं। हरियाणा में जब नायब सिंह सैनी के शपथ समारोह की तैयारी राजभवन में चल रही थी, उसी दौरान खट्टर सरकार में नंबर 2 और गृह मंत्री रहे अनिल विज अंबाला में गोलगप्पे का स्वाद लेते हुए बेफिक्र दिखाई दे रहे थे। अनिल विज जब गोलगप्पे की दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। बीजेपी की बैठक में नायब सिंह सैनी को जब विधायक दल का नेता चुना गया, उसके बाद ही विज बैठक से निकलकर अंबाला अपने घर पहुंच गए थे। नई सरकार के शपथ समारोह में अनिल विज के शामिल नहीं होने पर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सफाई देते हुए कहा कि अनिल विज का नाम कैबिनेट के शपथ लेने वाले लोगों की लिस्ट में था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से उन पर दबाव नहीं बनाया गया। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराजगी जाहिर की है। जेजेपी के विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने के सवाल पर मनोहर लाल ने कहा कि जो हमारे संपर्क में आना चाहते हैं, उनसे हम बातचीत कर उनके मन को टटोलेंगे। और हरियाणा में पिछले 4.5 साल से बीजेपी की सरकार का हिस्सा रही जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी एक झटके से सत्ता से बाहर हो गई और आज जेजेपी हिसार में नव संकल्प रैली भी कर रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जेजेपी बीजेपी से हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट मांग रही थी, लेकिन बीजेपी सभी 10 सीटों पर अकेले लड़ने का फैसला कर चुकी थी। इसलिए बीजेपी ने जेजेपी से अलग होने का फैसला कर लिया। बीजेपी से अलग होने के बाद आज जेजेपी हिसार में नव संकल्प रैली के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, लेकिन पार्टी के भीतर टूट की भी अटकलें लग रही हैं। कल नायब सिंह सैनी के शपथ समारोह में जेजेपी से कई विधायक और खट्टर सरकार में जेजेपी कोटे से मंत्री रह चुके देवेंद्र बबली मौजूद थे। आप अभी किसके साथ हैं? नायब सिंह सैनी के साथ हैं या दुष्यंत चौटाला के साथ हैं? हम तो सरकार के साथ हैं, पहले भी सरकार के साथ थे, अभी सरकार के साथ हैं। दिल्ली में विधायक दल की बैठक में क्यों नहीं गए आप? मुझे घरेलू काम था। जेजेपी से बीजेपी के अलग होने के फैसले के पीछे जाट वोटों का समीकरण भी है। जेजेपी और कांग्रेस के बीच जाट वोटों के बंटवारे से बीजेपी को फायदा होगा। लोकसभा की सीटों के बारे में जो डिमांड की थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहले से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़कर के हमने नरेंद्र मोदी जी के झोले में दी हुई है और वही हमारा अगला मंसूबा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरज पोर्टल को लॉन्च करेंगे। आज ही पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियाज टेक चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज सूरज पोर्टल लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री देश भर के विभिन्न राज्यों के हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और हरियाणा पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से ऋण सहायता प्राप्त लाभार्थियों से संवाद करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी आज इंडिया टेक चिप्स फॉर विकसित भारत में शामिल होंगे और करीब 1,25 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इससे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और मजबूत होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आ सकती है। 140 से 150 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान संभव है। इस बीच बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम हैं और इस लिस्ट में कई दिग्गजों को किनारे कर उनके परिवार के सदस्यों को टिकट दी गई है। कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। दूसरी लिस्ट में असम की जोरहाट सीट से गौरव गोगोई को उम्मीदवार बनाया गया है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को उम्मीदवार बनाया गया है, वो अभी यहां से सांसद हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत। लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने में जुटी कांग्रेस ने आदिवासी न्याय गारंटी के लिए 6 संकल्पों का ऐलान किया है। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी जाति आधारित जनगणना समेत जिन मुद्दों की बात हर दिन कर रहे हैं, कांग्रेस का जारी होने वाला घोषणा पत्र भी करीब करीब वैसे ही होने की उम्मीद की जा रही है। आदिवासी न्याय गारंटी, आदिवासियों को न्याय देना ये हमारा पहला कर्तव्य है और उनको सताया जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनको फॉरेस्ट से बाहर निकाला जा रहा है। और महाराष्ट्र में एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर उलझन सुलझने की बजाय और ज्यादा कैसे बढ़ती जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में एनडीए में शामिल पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर करीब करीब सहमति बन चुकी है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि 2-3 दिनों में सीट बंटवारे पर ऐलान हो जाएगा। हमारे में कोई विवाद नहीं है। 2, 4, 5, 6 जगह पर चर्चाएं चालू है और वह जो जीतेगा, जो जीत सकता है, उनके साथ निश्चित रूप से हमारा ये कोई एक पाव आगे जाएगा, कोई एक पाव पीछे आएगा, लेकिन हमारा अच्छे से अलायंस हो जाएगा। महाराष्ट्र में एनडीए में जो फार्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक कुल 48 सीटों में से बीजेपी 31 सीटों पर लड़ेगी, जबकि शिवसेना शिंदे गुट 13 और अजित पवार की पार्टी एनसीपी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। शिवसेना की 4 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। 4 सीटों पर बीजेपी शिंदे गुट में अदला बदली हो सकती है। पालघर पर भी बीजेपी शिंदे गुट में एक्सचेंज। इधर महाविकास आघाड़ी में वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर की शर्तों की वजह से मामला उलझा हुआ है। प्रकाश आंबेडकर ने जो ताज़ा ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि एमवीए में सीट बंटवारा न होने के पीछे वंचित नहीं है। कांग्रेस ठाकरे के बीच 10 सीटों पर चर्चा चल रही है, इस वजह से सीट बंटवारा नहीं हुआ है। 5 सीटों के लिए कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे में मतभेद है। मैंने खड़गे को पत्र लिखकर कहा है कि कांग्रेस ने जो सीटें मांगी है उस पर वंचित आघाड़ी मिलकर बैठकर बात करने को तैयार है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। एमवीए में जिस तरह से सीटों के बंटवारे का पेंच फंसा हुआ है, उसे देखकर इसके जल्द सुलझने के आसार भी कम दिख रहे हैं। 2 चुनाव आयुक्तों के नाम तय करने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक कल होगी। इस बैठक में जिन 2 नामों की सिफारिश की जाएगी उस पर राष्ट्रपति मुहर लगाएंगे। बीते शुक्रवार को अचानक अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि गोयल ने अपने इस्तीफे की कोई वजह नहीं बताई थी। इससे पहले 14 फरवरी को अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर हो गए थे। इस वजह से चुनाव आयोग में 2 चुनाव आयुक्तों की जगह खाली हो गई। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने वाला है। इसी को देखते हुए 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जरूरी मानी जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक 14 मार्च को दोपहर 12 बजे होगी। पीएम मोदी ने इस बैठक के लिए कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को भी नामित किया है। लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता के तौर पर अधीर रंजन बैठक में शामिल होंगे।
चुनाव आयुक्त के चयन के लिए पहले ये बैठक 15 मार्च को होनी थी, लेकिन अब इसे एक दिन पहले तय किया गया है। फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अकेले देख रहे हैं। बीते कुछ दिनों में चुनाव आयोग की टीम कई राज्यों का दौरा कर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर चुकी है। चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ भी बैठक कर चुका है। लोकल टू ग्लोबल के बाद अब आपके सामने होंगी वीडियो ब्रेकिंग, जहां ग्रेटर नोएडा में लगी भीषण आग की पहली तस्वीर आपके सामने। शॉर्ट सर्किट की वजह से ढाबे में लगी आग को लेकर खबर आई। इस बीच खबर यह भी है कि 4 मूर्ति के पास आग से हड़कंप मच गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दे रही हैं। हालांकि पूरे इलाके में काले धुएं का ये गुबार देखिए। साइड हो जाए। रोड चौक, 4 मूर्ति चौक, फायर एट ढाबा, रोड साइड ढाबा। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भीषण आग के तांडव की। जिसने भी इस मंजर को देखा खौफ बढ़ गया। चीख पुकार सुनाई दे रही है क्योंकि आग की चपेट में 4 घर आ गए। 4 घरों को कैसे नुकसान पहुंचा, तस्वीरें आपके सामने। लगातार आग पूरे इमारत को अपनी चपेट में ले चुकी थी। भीषण आग का तांडव जम्मू कश्मीर का है, जहां पर आग को काबू में पाने के लिए घंटों मशक्कत की गई, लेकिन इस बीच आसपास के लोगों के बीच दहशत सुनाई दे रही है। रूस के ओरियल में ऑयल डिपो में धमाके को लेकर तीसरी वीडियो ब्रेकिंग। धमाके के बाद ऑयल डिपो में लगी आग की ये तस्वीरें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। काले धुएं का आसमान में ये गुबार। ऑयल डिपो पर ड्रोन अटैक की आशंका जताई जा रही है। बोलिविया में बाढ़ और बारिश के कहर की चौथी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जहां बाढ़ की वजह से 51 लोगों की मौत की भी खबर है। हालांकि भारी बाढ़ से 43,000 परिवार प्रभावित बताए जा रहे हैं। इस बीच राहत और बचाव का काम भी तेजी से किया जा रहा है, लेकिन लगातार बिगड़ती स्थिति के काबू में पाना भी मुश्किल हो चुका है। बाढ़ की चपेट में ज्यादातर इलाके हैं। अर्जेंटीना में भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति की 5वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जहां सड़क और लोगों के घरों में कैसे पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। तस्वीरें देखिए, लोग बाढ़ के पानी में चलने को मजबूर हैं, किसी तरह सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। अर्जेंटीना में बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति में छोटे छोटे दूध मुहे बच्चों के साथ मां किसी सुरक्षित शेल्टर तक जाने की कोशिश करती नजर आई। और अगली वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाएंगे। पोलैंड में किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों ने ट्रैक्टर से हाईवे को जैम किया है। यूक्रेन से अनाज इंपोर्ट करने का विरोध हो रहा है। वहीं हैदराबाद मुफ्त हलीम के बेकाबू भीड़ की तस्वीर भी देखिए। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। फ्री हलीम के लिए रेस्टोरेंट में उमड़ी थी भीड़। एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। वीडियो ब्रेकिंग। डोनेस्क में यूक्रेनी कब्जे वाले इलाके में रूस का हमला हुआ। रूस के टैंक ने किया बारूदी प्रहार। रूसी हमले में यूक्रेनी आर्म्ड व्हीकल तबाह। वहीं रूस की साइबेरियन बटालियन का बारूदी कहर। यूक्रेनी सैनिकों के साथ आमने सामने की जंग जारी है। यूक्रेनी सैनिकों को खोज कर रही है हमला। अगली वीडियो ब्रेकिंग। बेलगोरोड में यूक्रेनी ड्रोन क्रैश हो गया। इमारत से टकराकर गिरा ड्रोन धमाके में 4 कार क्षतिग्रस्त। बाल्टिक सागर के ऊपर रूस और फिनलैंड में टक्कर की ये वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जहां रूसी बॉम्बर और फिनलैंड का F-18 आमने सामने आ गए। एयर टू एयर मिसाइल से लैस फिनलैंड का फाइटर जेट हाल ही में नेटो का सदस्य बना है फिनलैंड। A-10 थंडरबोल्ट 2 का बारूदी एक्शन। 12वीं वीडियो ब्रेकिंग। फाइटर जेट ने आसमान से कैसे बारूद बरसाया, देखिए। यूरेनियम हमले में सक्षम है थंडरबोल्ट 2।
फाइटर जेट के एक्शन की तस्वीर आपके सामने। समंदर के बेहद करीब आए F-16 जेट की ये तस्वीर देखिए। अमेरिकी लड़ाकू विमान नाइट हॉक का वीडियो अब आपके सामने। F-117 नाइट हॉक फाइटर जेट का ये वीडियो आसमान में ईंधन भरता हुआ दिखा। F-117 नाइट हॉक दुश्मन के रडार पर में पकड़ नहीं आता है नाइट हॉक। रूस यूक्रेन की जंग के बीच नेटो के एक्शन की अगली वीडियो ब्रेकिंग, जहां देखिए पोलैंड में नेटो तैनात करेगा 3 लाख सैनिक। नेटो सैनिकों की मूवमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। आईडीएफ के ठिकानों पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के संचार टावर को ध्वस्त कर दिया। लेबनान से हिजबुल्लाह ने किया मिसाइल अटैक। अगली वीडियो ब्रेकिंग देखिए। हैती में उग्र प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आगजनी की। प्रधानमंत्री एरियल हेनरी के खिलाफ नाराजगी है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग, जर्मनी में सड़कों पर उतरे स्वास्थ्यकर्मी। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन। स्वास्थ्यकर्मियों ने हड़ताल की चेतावनी दी। नायक से खलनायक बना स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन ने सरेआम महिला से की बदसलूकी। आरोपी स्पाइडरमैन के खिलाफ सजा की मांग। और अगली वीडियो ब्रेकिंग, ईरान में फायर फेस्टिवल नवरोज की धूम। आग के चारों तरफ नाचते दिखे लोग। हाईजैक से सनसनी की ये तस्वीर देखिए। 17 बस यात्रियों को बंधक बनाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। और गाजीपुर में जिला प्रशासन की लापरवाही से हुए हादसे की अगली वीडियो ब्रेकिंग। पाइपलाइन के लिए खुदे गड्ढे में बाइक सवार गिर गया। पहले बाइक सवार गिरा, ऊपर से बाइक गिर गई। आज अयोध्या पहुंचेगा दुनिया का सबसे बड़ा नगाड़ा। रीवा से अयोध्या भेजा जा रहा है सबसे बड़ा नगाड़ा। जापान, माफ कीजिएगा, ये तस्वीरें फिलहाल आपके सामने, जहां देखिए रीवा से अयोध्या भेजा जा रहा है सबसे बड़ा नगाड़ा। और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जापान में स्पेस वन के रॉकेट में ब्लास्ट को लेकर खबर है। लॉन्चिंग के दौरान रॉकेट पे धमाका। जापान में स्पेस वन के रॉकेट में ब्लास्ट हुआ है। हालांकि इसको लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है और शुरुआती जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक देखिए कैसे लॉन्चिंग के दौरान ही रॉकेट में धमाका हुआ। स्पेस वन के रॉकेट में ब्लास्ट की ये तस्वीर आपके सामने। लॉन्च के कुछ ही सेकंड बाद रॉकेट में ब्लास्ट।